अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम रौनक रमज़ान और मैं हूं आपकी मेज़बान कशफी शमाइल। वादे के मुताबिक आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपको एक ऐसी शख्सियत के घर जहां हम यानी तहज़ीब टीवी की टीम रोज़ा इफ्तार करेगी। तो आज हम पहुंचे हैं AU आसिफ साहब के यहाँ और उनकी वाइफ यानी उनकी अहलिया डॉक्टर सबिहा नाहिद साहिबा के यहाँ। तो इन दोनों के घर में आज हम चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके रमज़ान कैसे चल रहे हैं। ये दोनों ही शख्सियतें जो हैं उर्दू अदब में बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कह सकते हैं कि बहुत उन्होंने अपना नाम कमाया है। जो उर्दू अदब के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात के लिए दोनों जाने जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? उस पर बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है। पहले आपका तारुफ करा देते हैं। ये हैं डॉक्टर सबिहा नाहिद साहिबा और ये जो है बहुत बड़ी राइटर हैं। काफ़ी सारा उन्होंने उर्दू अदब में अपनी खिदमात दी हैं और उनके घर में आज हम मौजूद हैं। तो आइए आपको उनसे उनके घर वालों से भी मिलवाएंगे और ये एक छोटी सी बच्ची भी दिख रही है, इनसे भी मिलवाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। तो सबिहा साहिबा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, मुझे भी खुशी है आप लोग विज़िट किया हम लोग मेरे घर में आप लोगों ने। AU आसिफ साहब भी हैं। AU आसिफ साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुबारक हो इस घर में आना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। बहुत अच्छे चल रहे हैं और आपको मौसम भी आपको मुतदिल है, बैलेंस है और मैं समझता हूँ आप लोग का भी रोज़ा अच्छा चल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अब नाहिद साहिबा से इजाज़त लें और हम उनके किचन में क्या जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ज़रूर जा सकती हैं। आपका कैसा चल रहा है मैम रोज़ा? अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए इफ्तारी का एहतमाम शुरू हो गया है और पकौड़ियाँ यहाँ भी तली जा रही। अमूमन हम जितने भी घरों में गए हैं ना, हमें हर जगह पकौड़ियाँ देखने को और खाने को मिली हैं। तो पकौड़ियों से जो है ख़ास एक रौनक आ जाती है दस्तरखान पे। सही बात है। पकौड़ियाँ तो मतलब बेसिक चना और पकौड़ी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इफ्तार के मज़े को मतलब बेसिक जो कहा जाए बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने किस चीज़ की पकौड़ी बनाई है? ये अभी मैं बैगन की वो बैगनी बना रही हूँ जिसको बैगनी कहते हैं। और ये जो मैंने बनाई है ये प्याज की पकौड़ी है। ये हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। चने की दाल को मसूर की दाल को भिगो के पीस के और प्याज और सारे मसाले डाल के इसको बनाते हैं हम। तो आमतौर से ये मतलब कि दिल्ली में तो बेसन की बनती है ज़्यादातर, दाल पीस के नहीं। इसका जायका थोड़ा अलग होता है जो अभी आपको टेस्ट भी कराएंगे इंशाल्लाह। कुछ अलग स्टाइल है, कोई अलग रेसिपी आप फॉलो करती हैं? मैं समोसे भी बनाती हूँ कीमे के, चिकन के कीमे के समोसे। तो वो भी मैंने तैयार करके रखे हुए हाफ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने अजवाइन मिलाई है, लहसुन अदरक मिलाया है पेस्ट, और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। हाँ, ये तमाम चीज़ें मिक्स करके और फिर इसको फ्राई किया है। देखिए गर्मा गर्म पकौड़े जो है फ्राई किए जा रहे हैं और कुछ ही देर के बाद हम रोज़ा इफ्तार करेंगे। और अल्लाह स्पेशल आप जो कह रही थी, ये हमारा स्पेशल है समोसा। तो इसका भी मैंने मतलब रखा हुआ है, हाफ फ्राई किया हुआ, हाफ बगैर फ्राई के भी रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें भी इसका भी तरीका यही है कि आटा मैदा मतलब थोड़ा सा बहुत हार्ड गूंदना पड़ता है, उसमें रोगन डाल करके और कलौंजी वगैरह नमक वगैरह डाल के और कीमे को पहले भून के तैयार करते हैं। टेस्टी सा मतलब अंदर का जो फीलिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद इसको बेल के छोटे छोटा अब इससे हाफ काट के उसमें रख के फिर इसको चिपका के थोड़ा सा पानी लगा करके और ये करके हम फ्रीज़र में रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं। ये देखिए, ये मतलब फ्रीज़ किया हुआ है। ये आपने पहले स्टोर कर लिया इसको? स्टोर बना करके स्टोर कर लीजिए। शेप आपको जैसा देना है आपकी मर्ज़ी है मर्ज़ी के मुताबिक। हाँ, करके एक दिन प्लानिंग से कर लीजिए तो और रोज़ाना मतलब आसान होता है। और फिर घर में लोगों को बहुत पसंद भी है ये।
चाहिए होते हैं, तो हर दिन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरी पोती हैं माहम बतूल। अस्सलाम वालेकुम माम, किस क्लास में हैं आप? सेकंड। आपका रोज़ा है? मैं अपने बर्थडे पे रोज़ा रखने वाली हूँ। आपको बर्थडे की एडवांस में बहुत सारी मुबारकबाद, और आप ऐसे ही आगे तरक्की करती रहिए, पढ़ाई करिए और हम सब का, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। तो ये है माहम, और ये जो है छोटे छोटे रोज़े रखती है, जैसा कि अभी आपकी दादी बता रही थी। कैसे कैसे वाले आप रोज़े रखती हैं? 4-5 आवर्स। 4-5 आवर्स का रोज़ा होता है इनका। और मैं अपने बर्थडे के दिन पे भी 4-5 आवर्स नहीं रख रही हूँ। 5 o'clock में उठूँगी, सहरी की करने के लिए उठूँगी। आपको कोई दुआ आती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए ये माहम है और हमने इनसे अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुना। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि ये इतने छोटे और प्यारे बच्चे हम सब के समाज का हिस्सा हैं, जिनको दीन की भी नॉलेज है, दीन की भी तालीम दी जाती है, दुनिया की भी इनको तालीम दी जाती है, ताकि आगे चल के ये इनकी जो राहें हैं वो आसान रहे। क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला की राह से भटक जाएंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो देखिए सबिया नाहिद साहिबा ने अच्छी तरबियत कर रखी है अपनी पोती की, कि उनको भी धीरे धीरे इनको सिखाया जाएगा कि कैसे आप जो है और अल्लाह के करीब जाइए, अल्लाह के बारे में और समझिए, अपने मज़हब को समझिए, रसूल अल्लाह की हदीस को फॉलो कीजिए, ताकि जब बच्चे आगे जाएंगे तो फिर वो हम सब का जो नाम रोशन करेंगे। ओलंपियाड में भी इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। माशाल्लाह। मैथ ओलंपियाड में। एक बार मैथ्स ओलंपियाड सेकंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में मैंने गोल्डन मेडल। माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत अच्छी है। मैम आपको क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है फ्रूट्स। पसंद है। दादी के हाथ का आपको क्या पसंद है? मुझे हलीम अपने दादी के हाथ का सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो अगली बार जब हम इंशाल्लाह आएंगे तो आपकी दादी के हाथों का हम हलीम भी खाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। अभी हमारे कीमे के समोसे बन रहे हैं नाजरीन, तो आप देख सकते हैं कीमे के समोसे फ्राई होने शुरू हो रहे हैं। तो अब आज हम कीमे के समोसे खाएंगे और तरह तरह की पकौड़ियाँ खाएंगे, और माँ हम भी अपनी दादी के इसमें हाथ बटाने की कोशिश कर रही हैं। ये तो हमने बात की आपके बावर्ची खाने की, किचन की, पकौड़ियों की। अब क्योंकि आप एक मुसन्निफ़ा भी हैं, राइटर भी हैं, तब आइए जानते हैं कि इनकी जो अदबी मसरूफियात है वो कैसी है। अदबी मसरूफियात ऐसी है कि लिखने पढ़ने का शौक़ शुरू से रहा। शायरी भी करती हूँ मैं, और कॉलम्स लिखती हूँ डिफरेंट उर्दू अखबारात में, डेली अखबारात में मज़ामीन छपते हैं मेरे। अदबी मज़ामीन होते हैं, माशरती, बच्चों के मसाइल पे, हर तरह के टॉपिक पे, मज़ाहिया, अफसानचे, सब कुछ मैं लिखती हूँ। कुकिंग का भी शौक़ है, अच्छे नए नए डिशेस बनाने का भी। करती हैं आप और भी बाहर की दुनिया में मैनेज कर रही, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है, तो फिर तिलावत कैसे कर पा रही, कैसे टाइम निकल? नहीं, वो तो निकल जाता है टाइम। एक तो मैं तरावी के लिए जाती हूँ, तो कुरान तो सुन रही हूँ, उसके अलावा भी मैं कुरान का तर्जुमा, वैसे तिलावत में नहीं अभी कर रही इस बार रमज़ान में। कुरान का एक ज़ैनब ग़ज़ाली मिस्र की है, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी मतलब के राइटर कह लीजिए, मुफक्किर कह लीजिए। उन्होंने कुरान का, पहली ख़ातून है जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया है। तर्जुमा उनका थोड़ा सा मतलब कि अभी के हिसाब से है, और हल्के अंदाज में, हल्की ज़ुबान में है, समझ में आए। कुरान शरीफ का तर्जुमा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तर्जुमा नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है। बिल्कुल, तो एक तरह से हम लोगों का आइन है, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको बिना समझे और सिर्फ पढ़ लेना ऐसे ही
उसको समझते हैं कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गई, आपने दिखाया, टेस्ट कराए, दवाई ली और दवाई को लाके पुड़िया बना के अलमारी में रख दिया कि आप अच्छी हो जाएंगी, नहीं होगी, नहीं हो सकता, उसको खाएंगे नहीं। कुरान को समझ के पढ़ना ऐसा ही है, मैं ऐसा ही समझती हूँ। तो उसके लिए मैं आजकल वक्त निकाल रही हूँ और तमाम मसरूफियात के बाद, इसलिए कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है तिलावत करना भी सवाब का काम है, बहुत सवाब है, उसका अलग सवाब है, लेकिन पढ़ के समझ के उसको अमल करने की तलकीन करना लोगों को, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं रूह अफ़ज़ा नाहिद साहिबा किस तरह से बनाने वाली। नाहिद जी बताइए, आप कैसे बनाएंगी रूह अफ़ज़ा? वैसे तो सबसे सिंपल तरीका है कि रूह अफ़ज़ा डालिए और उसमें पानी, ठंडा पानी डाल दीजिए, गर्मी है तो बर्फ़ डाल दीजिए, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। वही जानना चाहते हैं। इसमें पहले थोड़ी चीनी डालते हैं, चीनी का पाउडर। उसके बाद वो ऐसा हो जाता है मतलब ORS समझिए बन जाता है। और ये इसमें काला नमक है, चीनी डाली हमने, काला नमक डाला। जितने लोग हैं सब लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतना डालना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें नींबू डालते हैं। रूह अफ़ज़ा बहुत ही मतलब कि तो इस लिहाज से ये होता है कि उसमें काफ़ी मतलब अगर एनर्जी होती है और बहुत ही हेवी हो जाता है अगर सिर्फ वही डाला जाए तो। हाँ, एक मिनट बेटा, रुक जाओ, करने दो, अभी मैं करवा देती हूँ, आप लास्ट में रुक जाइए। तो ये नींबू डाला मैंने, उसके बाद जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से नींबू डालेंगे। फिर ये रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया। हाँ, रूह अफ़ज़ा से मतलब फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है और इतना रिफ्रेशिंग हो जाता है। हम लोगों ने बचपन से मतलब यूज़ किया है रूह अफ़ज़ा, और इसकी क्वालिटी जो पहले थी वही अभी भी है। इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, पेस्टिसाइड्स नहीं, और ये बिल्कुल ओरिजिनल उसी तरह जैसे 1907 में शुरू हुआ। स्पून लिया था मांग के। हाँ, जब शुरू हुआ था इसमें कोई मतलब के बड़ा तब्दीली नहीं है उसमें, और उसी तरह से मकबूल है हम लोगों की फैमिली में भी। और मतलब इसके जवाब नहीं है, इसके बदले कोई शरबत नहीं है, रिप्लेस नहीं कर सकता। में तो आप बिल्कुल इसके बगैर रोज़ा सोच ही नहीं सकते। एक मिनट, रोज़ा खोला ही नहीं, शरबत जो है इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसको मिक्स करना होगा, नहीं नीचे चीनी होगी। ये हमारा रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया, रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल रहे हैं बेटा, बाद में। बिल्कुल रूह को अफजाइश देता है, सही में नाम इस्म व मुसम्मा है ये, यानी रूह की अफजाइश का काम करता है ये नाम। जैसे इसका रूह अफ़ज़ा पड़ा है, इस्म व मुसम्मा कहते हैं उसी को कि जो अपनी नाम के जैसा हो, उसमें खूबियाँ हों, नाम के जैसी खूबियाँ हों। तो वाकई में रूह अफ़ज़ा वैसा ही है।
एयू आसिफ साहब एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे राइटर भी। कई सारी आपकी किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जैसा कि मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगी। पीछे आप देख सकते हैं इतनी ढेर सारी किताबें। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हमें किसी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी और लर्नड शख्सियत के घर में है। किताबों से जो है इंसान की शख्सियत का इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि वो किस तरह के लोग होंगे। जिस घर में किताबें नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है बरकत भी नहीं होती, क्योंकि लोगों को जब नॉलेज ही नहीं होगी, जब जानकारी नहीं होगी किसी के बारे में, तो फिर वो कैसी उनकी ज़िंदगी होगी, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हम एयू आसिफ साहब के घर में मौजूद है, जहाँ ढेर सारी किताबें हैं। और जाहिर सी बात है जब किताबें हैं तो नॉलेज भी उनके पास भरपूर होगी। तो आइए जानते हैं आपसे पुरानी दिल्ली के बारे में और ओखला के बारे में, ख़ास तौर से जब ओखला में पहले कैसे हुआ करता था रमज़ान और अब कैसे होने लगा है, तो क्या फ़र्क दिखता है आपको? आप इतने सालों से, तकरीबन 50 साल से आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप मेरी रिहाइश पे आई और किताबों को भी देखने का आपको मौका मिला। किताबें मेरी नज़र में गाइड भी हैं, दोस्त भी हैं। उनसे अच्छी और गाइड और उनसे अच्छी दोस्त कोई और नहीं हो सकता है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये ओखला में रमज़ान कैसे बनता है, इस सिलसिले में हमें देखना होगा कि इस पूरे ओखला में एक ओखला गांव है जो सबसे कदीम तरीन आबादी है। दिल्ली सल्तनत जब रज़िया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक का दौर हुआ करता था, उस वक्त यहाँ का जो रमज़ान था वो बिल्कुल अलग रमज़ान था। और उसकी जो पुरानी किताबों में, तारीख़ की किताबों में जो पढ़ने को मिलता है, जिस पर काफ़ी लोगों ने, रोमिला थापड़ ने, जदू नाथ सरकार ने जो काम किया है, उस वक्त के रमज़ान को वो जो बयान करते हैं, तो वो, लेकिन वो रमज़ान खाने पीने के लिहाज से भी थोड़ा सा अलग था। और अफ्तार में जो हम लोग अब खाते हैं वो नहीं था, फल ज़्यादा थे और ये जो है पकोड़े भी थे। लेकिन अब ये तमाम, लेकिन उस वक्त आपको लाउड स्पीकर से का जाहिर सी बात है कोई इस्तेमाल नहीं था, तो उस वक्त सायरन बजता था। तो जब सुबह को सहरी के वक्त में सायरन बजता था, शाम को अफ्तार के वक्त में सायरन बजता था, तो एक अलग मंज़र हुआ करता था। तो एक तो ये बुनियादी फ़र्क है। तो ओखला गांव का इलाका वो इलाका है जो तिकोना पार्क और ओखला हेड के पास है, दरमियान का इलाका है। वो 700-800 साल पुराना इलाका है। और मैं समझता हूँ कि कम्युनल हारमोनी का, फ़िक़वाना हमांगी का, सांप्रदायिक सौहार्द का ये बेहतरीन नमूना है। जब आप मुख्तलिफ़ त्यौहारों के वक्त में आएंगे, जिस कम्युनिटी का भी त्यौहार हो, तो आपको लगेगा कि आप सब लोग मिलजुल के यहाँ मनाते हैं। फिर वही मंज़र पेश होने लगा जो कभी ओखला गांव में हुआ करता था। कि दूसरी जगह के इलाके के हिंदू भी आकर, ओखला गांव में कुछ हिंदू भी थे। ओखला गांव में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो मिलजुल के अपने मज़हब को एक दूसरे के साथ मनाया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ओखला गांव, ये आज जो ओखला का इलाका है, ख़ित्ता है या जामिया नगर है, वो कम्युनल हारमोनी की बेहतरीन मिसाल है। अगर आप ये कहें कि पुरानी दिल्ली एक छोटी सी मिनी पुरानी दिल्ली यहाँ आबाद हो गई है। आप बटला हाउस की तरफ चले जाइए, आप किसी सवारी से नहीं जा सकती हैं। 1-1.5 किलोमीटर पहले से आपको इतनी रश रहेगी कि आपको पुरानी दिल्ली का बल्ली मारान याद आ जाएगा, चितली कब्र याद आ जाएगा, जामा मस्जिद का इलाका याद आ जाएगा। और खाना और खाने के पकवान जो हैं, आपको मुख्तलिफ़ इलाके में, शाहीन बाग में 40 फुट्टा के बारे में कहा जाता है कि शायद दिल्ली में मुसलमानों का ये खाने का बेहतरीन मरकज़ है। और अगर आप अफ्तार के वक्त वहाँ आप जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा। बटला हाउस में आप चली जाएं, जाकिर नगर में चली जाएं, तो आपको इस इलाके में घूम जाएं तो लगेगा कि साहब अफ्तार के खानों से पूरा इलाका जो है वो आपको महक रहा है खाने की खुशबुओं से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी हमें बातें बताई दिल्ली के बारे में, ओखला की। आपने एक बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री, जो तारीख़ है, जिससे हमारे नाज़रीन आज लुत्फ़अंदोज़ में होंगे, उन्हें मज़ा आया होगा हिस्ट्री के बारे में जान करके कि ओखला की हिस्ट्री कैसी है। और ज़ाकिर हुसैन साहब का आपने इतना अच्छा क़िस्सा सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आई इसके साथ साथ बीच में एक बात मैं और कह दूँ
ओखला को, और ओखला की एक छोटी सी जो आबादी है शाहीन बाग, उसको बैनुल-अक़वामी शोहरत मिल गई। और बैनुल-अक़वामी शोहरत उसको उस वक्त मिली जब शहरियत के कानून के ख़िलाफ़ आपको यहाँ एहतजाज हुआ, और औरतों ने अपने घरों से निकल कर के प्रोटेस्ट वाली जगह पर आपको वो जो है शाहीन बाग में मेन रोड पर वो तकरीबन 1 साल तक उन्होंने आपको बहुत ही पीसफुल पुरअमन मुज़ाहरा किया, और औरतों ने ये साबित कर दिया कि उनके पास डिसिप्लिन भी है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके पास क़ुव्वत भी है कि वो ऑर्गेनाइज कर सकती हैं बड़े से बड़ा प्रोग्राम, और वो सब मुल्क की तामीर नौ के लिए, मुल्क को पीसफुल और सेकुलर बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मौका था बैनुल-अक़वामी तौर पर। और अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जो अब शाहीन बाग के नाम से नहीं वाकिफ़ है, भले वो ओखला से वाकिफ़ हो या नहीं हो। बिल्कुल, तो इतनी सारी बातें जान कर के बहुत ही खुशी हुई। इस रमज़ानुल मुबारक पर आज हम AU साहब के यहाँ पे मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं अब उनके बेटे से भी, और उनसे भी जानेंगे कि उनका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। आइए दानिश साहब से जानते हैं कि उनका रमज़ान कैसा चल रहा है और किस तरह से वो अपनी जॉब के साथ भी इसको मैनेज कर पा रहे हैं। दानिश साहब, आप बताएं कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और रमज़ान अच्छे तरीके से गुज़र रहा है। जॉब के साथ थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन बहरहाल उसमें मैनेज कर रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि अफ्तार के वक्त तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, या फिर रास्ते में अफ्तार हो जाता है। आपका जॉब प्रोफाइल? मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ, सपोर्ट स्पेशलिस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी साइट पे हैं, कभी अलग अलग जगहों पे हैं, तो वो थोड़ी सी मुश्किलात तो ज़रूर आती है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा मज़े में गुज़र रहा है। क्या आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो? ज़ाहिर है 9-10 घंटे की शिफ्ट वहाँ बहुत कॉमन है, आम सी बात है। तो फिर कैसे हो पाता है उसमें आपकी सहरी भी, फिर ऑफिस भी जाना, फिर इफ्तारी के टाइम में फैमिली के साथ आके रोज़ा खोलना? जी बिल्कुल, वो रूटीन जो है आम दिनों की रूटीन तो बहरहाल नहीं रहती है, चूँकि वो नींद का जो वक्फ़ा मतलब जितना होना चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं बहरहाल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मैनेज किया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो पा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप मैनेज करते हैं, तो तहज़ीब टीवी के जो व्यूअर्स हैं, आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि जो यूथ है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कोताही बरत देता है कि चलो बाद में रख लेंगे रोज़ा, कल रख लेंगे, अभी तबीयत ठीक नहीं है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल में, चूँकि अगर आपने सोच लिया अल्लाह का हुक्म है तो ये फ़र्ज़ है, तो हर हाल में इसको अदा करना है। और अगर आपने सोच लिया है कि अदा करना है तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। इरादे की कमी अगर नहीं हो, इरादे में पुख्तगी हो, तो आप बड़े आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं, मैं ये कहूँगा। आपके बचपन में रोज़े कैसे थे और अब जब आप देखते हैं इस जनरेशन के रोज़े कैसे हैं? क्या फ़र्क नज़र आता है अपने बचपन में और आज के रोज़े में? जी हमारे बचपन में जो माहौल था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आज के माहौल में आज की जो बच्चे भी हैं तो उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब बच्चों का मसला है कि बच्चे अलग अलग तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। हमारे ज़माने में हम बाहर खेल कूद क्या करते थे, आजकल बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं और कई तरह की उनकी मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो यकीनन ये एक चैलेंज है कि आज के बच्चों को इस तरह मतलब रोज़े की अहमियत और अल्लाह के दीन की बारे में बता कर के उनको प्रॉपर तरीक़े से उनकी तरबियत करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पहले के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नाज़रीन, हमने बातचीत की दानिश साहब से और इसी के साथ ही हमारा आज का जो प्रोग्राम है अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। आज हमने रोज़ा अफ्तार किया AU आसिफ साहब के साथ और उनकी अहलिया के साथ, डॉक्टर सबिहा नाहिद, जो कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ही बड़े स्कॉलर्स हैं। उर्दू अदब में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाई है। तो ऐसे फैमिली में जाकर के ऐसा लगा कि आज भी ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि अपने आने वाली नस्ल को बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आपकी मेज़बान कशफी शमाइल लेती इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।